हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे NABH गाइडलाइंस फॉर OT का। पिछले वीडियो में ये चीज़ बोलने से पहले मैं आपको ये चीज़ बोल दूं कि आप पार्ट 2 जो भी देख रहे हैं उससे पहले प्लीज़ पार्ट 1 ज़रूर देखें। जो भी मैं वीडियोस पार्ट्स में बनाती हूँ आप लोग प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखें, देन पार्ट 2, देन पार्ट 3, क्योंकि वो जो चीज़ है पार्ट 1 की वो मैं रिपीट कम करती हूँ पार्ट 2 में। जो पार्ट 2 की है वो पार्ट 3 में नहीं आएगी, तो इसीलिए आप लोगों की कन्फ्यूजन ना हो ज़्यादा, इसलिए पार्ट 1 पहले देखें, पार्ट 2 उसके बाद देखें। पिछली बार हम पार्ट 1 में कवर कर चुके थे स्कोप ऑफ सर्विसेज हाफ। आज हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, स्कोप ऑफ सर्विसेज को। पिछले वीडियो में हमने आई थिंक ख़त्म किया था कि सर्जिकल प्रोसीजर्स जो है उसकी लिस्ट जो है वो आपको डिस्प्ले करनी है ऐसी जगह पे जहाँ पे सभी को विजिबल हो, आपकी OPD पेशेंट्स को या आपके विजिटर्स को। ठीक है, तो आज हम जो है स्कोप ऑफ सर्विसेज हाफ कवर और करते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए गाइस, आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो स्कोप ऑफ सर्विसेज जो है वो आपने डिस्प्ले करनी है, उसकी लिस्ट अपने OT के बाहर भी डिस्प्ले करनी है। उसकी लिस्ट आपने इनकॉर्पोरेट करनी है अपने मैनुअल में भी, और आपका जो मेन स्कोप ऑफ सर्विसेज होगा पूरे हॉस्पिटल का उसमें भी आपने इसको ऐड करना है। कोई एडिशन डिलीशन जो होती है वो आप इमीडिएटली पॉलिसी में भी अमेंड करेंगे और साथ ही साथ अपने स्टाफ को भी अवेयर करेंगे। ठीक है, तो स्कोप ऑफ सर्विसेज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ जो होती हैं आपकी OT की। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में आप क्या इंक्लूड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ OT के। तो सबसे पहले वो आपकी ड्यूटी आवर्स डिफाइन होने चाहिए। ठीक है, एंड स्टाफ की स्ट्रेंथ, कि आपका कितना स्टाफ है आपकी OT में ही। ठीक है, शिफ्ट्स में कितना है, पूरे डे में टोटल कितना स्टाफ हो जाता है, पूरे मंथ का कितना स्टाफ होगा। ये बेसिकली आपके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि OT में जो है OT के इंचार्जेस जो हैं वो इनका ध्यान रखें। उसके बाद ही NS को आप बताएं। तो ड्यूटी आवर्स और जो स्टाफ की स्ट्रेंथ है उसके बारे में आप अपनी पॉलिसी में ऐड करें। उनकी टाइमिंग्स क्या है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या डिफ़ाइन करनी है वो करें। ठीक है, देन सेकंड है OT वर्किंग आवर्स, कि आपकी OT की वर्किंग आवर्स क्या है वो आपकी डिफ़ाइन होनी चाहिए। देन थर्ड चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बेसिकली ऑर्गेनोग्राम जो है वो आपका ऑल ओवर बनता है, बट आपने ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है कि आपके OT का आप अलग से ऑर्गेनोग्राम बना के लगा सकते हैं। और साथ ही ये जो चीज़ है आपने अपने मेन ऑर्गेनोग्राम में भी इंक्लूड करनी है। अब ये OT का अलग से ऑर्गेनोग्राम बनाने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि OT में आपको पता चल जाएगा कि OT में पहले तो स्टाफ किस किस को रिपोर्ट कर रहा है, वो चीज़ें, कि आपके रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, क्या वर्क जो है आपको अलॉट किया गया है, ये चीज़ आप ज़रूर अपने जो है ऑर्गेनोग्राम में इंक्लूड करेंगे। देखिए, ऑर्गेनोग्राम जो है वो छोटा होता है कि इस पर्सन के नीचे क्या आएगा, इस पर्सन के नीचे क्या आएगा, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक हायरार्की होती है। ठीक है, बट OT की एक अलग से हायरार्की आप बना सकते हैं। वहाँ पे आप छोटा सा करके लिख सकते हैं कि किस किस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर चाहते हो तो। ठीक है, अगर आप वैसे ही रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। OT के स्टाफ की प्रिविलेजिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो प्रिविलेजिंग आप ज़रूर बताएं कि प्रिविलेजिंग क्या है आपके डॉक्टर्स की, सर्जन्स वगैरह की, सर्जन्स एंड एनेस्थेटिस्ट, और आपके OT टेक्नीशियंस की प्रिविलेजिंग भी करें आप। ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ में इंक्लूड हो जाएंगी। आपकी कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स भी आएगी इसमें। ठीक है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ मैट्रिक्स जो होती हैं वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडर्स, ये कौन होते हैं? आपके डॉक्टर्स एंड नर्सेज, कि आप लोगों को जो है लीगल परमिशन है काम करने की, नहीं तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो भी अप टू डेटेड हो। रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशंस आपके जो टेक्नीशियंस हैं और OT टेक्नीशियंस हैं, सर्जन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं,
तो इनके आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर चेक कर लेंगे, ठीक है। ये वैसे एप्लीकेबल है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी सारे हॉस्पिटल के लिए, बट फ़िलहाल मैं ओटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ तो सिर्फ मैं ओटी की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। अब जो हॉलीडेज़ हैं, जो आपकी लीव्स हैं, लीव्स एंड हॉलीडेज़ गेजेटेड हो या आपकी कोई भी एसएल हो, ईएलओ, सीएलओ कोई भी लीव्स हो, उसको आपने जो है मेंटेन करके रखना है कि कौन किस तरीके से लीव ले रहा है, कौन रिप्लेसमेंट होगा किसकी, और किस दिन ओटी जो है वो बंद रहेगी, उस चीज़ का भी आप ध्यान में रखेंगे। उन हॉलीडेज़ को आपने डिस्प्ले करना है कि इस दिन ओटी जो है वो बंद रहेगी, या प्रायर इन्फॉर्मेशन जो है आपने अपने स्टाफ को, अपने जो भी पेशेंट्स को ये चीज़ बतानी है कि किस दिन आपकी ओटी जो है वो बंद रहेगी। कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर डेज़ पे ओटी नहीं करवाते हैं, वो जो सर्जरीज़ हैं आपकी नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पे रीशेड्यूलिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये कुछ स्पेसिफिक हॉलीडेज़ होते हैं जहाँ जो सर्जरीज़ हैं वो डॉक्टर्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखें। जैसे मान के चलिए वो छुट्टी पे चले गए हैं तो सर्जन अवेलेबल नहीं होगा, तो आप सर्जरी कैसे करेंगे, तो ये रीशेड्यूल का कारण बन सकता है। बट रीशेड्यूलिंग की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही हूँ। अपने हॉलीडेज़ बताने हैं कि कौन से ऐसे स्पेसिफिक डेज़ हैं जिस दिन आपकी ओटी जो है वो क्लोज़ रहेगी। ओके, इसी से ही मिलता जुलता एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहती हूँ। इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स आपने जो है डिफ़ाइन करने हैं। अब ये इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स किस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि अगर कोई आपको इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ गई और आपका डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जैसे छुट्टी पे ही चला गया, ठीक है, तो इमरजेंसी सर्जरी आपको करनी पड़ गई और नॉन वर्किंग आवर्स पे करनी पड़ गई, ठीक है, तो आप उस टाइम कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे? आपका क्या है प्रोटोकॉल हॉस्पिटल का कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, लीव पे है या उसके वर्किंग आवर्स नहीं हैं, तो आपने सर्जरीज़ को कैसे आगे फर्दर जो है उसकी मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। तो ये आपके इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, आपको भी, टेक्नीशियंस को भी, आपके पूरे हॉस्पिटल्स को, ठीक है। देन एमएलसी प्रोटोकॉल, इसको कैसे मैनेज करना है। इसके अलावा जो है आपने रिस्ट्रिक्टेड एंट्री रखनी है, सिर्फ और सिर्फ स्टाफ के लिए ही आपने एंट्री रखनी है, ठीक है। और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का आपने एक बोर्ड लगाना है आपके ओटी के बाहर कि सिर्फ हमारा स्टाफ ही, कंसर्न स्टाफ ही ऑथोराइज है यहाँ पे एंटर करने के लिए, ताकि आपकी एसेप्सिस जो है वो मेंटेन रहे। और स्लीपर्स का आप ध्यान रखें कि स्लीपर आपके जो भी स्टेराइल स्लीपर्स हैं वो आपके ओटी से बाहर नहीं जाने चाहिए, और कोई भी स्लीपर्स जो है बाहर के ओटी के अंदर नहीं आने चाहिए। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ में आपके प्री एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस ओटी के स्टाफ के, ठीक है, जो भी हाउसकीपिंग है, ओटी टेक्नीशियंस हैं, सर्जन्स हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, तो इनकी आपने प्री एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस का ध्यान रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट पेशेंट केयर में है। मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि मैं पूरे हॉस्पिटल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ओटी की बात कर रही हूँ क्योंकि ये ओटी की वीडियोस चल रही हैं, ठीक है। तो ओटी की सीरीज़ में मैं सिर्फ और सिर्फ ओटी पे ही कंसंट्रेट कर रही हूँ। हालांकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स, आपके प्रोसेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स और फंक्शनिंग कैसे है वो आपका होना चाहिए ओटी का क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इसमें आप फंक्शनिंग कैसे कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट की प्रोसेसेस क्या हैं, ये सब आप अपने क्यूआईपी में इंक्लूड करेंगे ओटी के। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स जो है वो डेवलप करनी है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपकी पोस्ट की एंड डेजिग्नेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ ही आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ मैट्रिक्स भी बनाएंगे। सभी पोस्ट और डेजिग्नेशन के लिए आप कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स के साथ इसको अलाइन कर सकते हैं, ताकि ये बेसिकली इसलिए होता है कि आपको पता चल जाए कि कौन सा टास्क किस पर्सन को असाइन किया गया है और क्या जो राइट टास्क है वो राइट पर्सन को दिया गया है कि नहीं। इसके कहने का मतलब ये है कि क्या वो पर्सन क्वालिफाइड है वो काम करने के लिए, स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, कॉम्पिटेंट है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स और अथॉरिटीज़ मैट्रिक्स करनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स में आपकी क्या चीज़ें आएंगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स जो है सभी पोस्ट के लिए और डेजिग्नेशन के लिए होनी चाहिए। अब इसमें आप देखेंगे कि क्या आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है जो आपने बताई है वो जॉब रिक्वायरमेंट से मैच कर रही है कि नहीं। इसमें आप और ऐड कर सकते हैं स्किल, जॉब नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स,
कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स में, और कौन से टास्क हैं उस पर्सन को अलॉट किए गए हैं, कौन से टास्क उस पर्सन को अलॉट नहीं किए गए हैं इंडिपेंडेंटली। बेसिकली हम इसको प्रिविलेजिंग कह देंगे, ठीक है, प्रिविलेजिंग ऑफ सर्विसेज। देन कौन से टास्क जो हैं वो पर्सन अंडर सुपरविजन कर सकता है, कौन से इंडिपेंडेंटली कर सकता है, ये चीज़ें आपने अपनी प्रिविलेजिंग में ऐड करना है। और ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप अपनी ऐड करेंगे कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स में, ठीक है, सभी पोस्ट और डेजिग्नेशन के लिए। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। इस जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने आपकी थोड़ी सी स्कोप ऑफ सर्विसेज का पार्ट लिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यहाँ पे आपकी पॉलिसीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ क्या होंगी वो कवर की हैं ओटी के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और बाकी की चीज़ें जो हैं इसी ओटी की सीरीज़ की पार्ट 3 में हम कवर करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ इसी सीरीज़ में। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।